नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही जरूरी हिस्से की बात करने वाले हैं। राज्य के नीति के निदेशक तत्व या जिन्हें हम शॉर्ट में डीपीएसपी भी कहते हैं। पता है ये क्या है? ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि हमारे देश को कैसा होना चाहिए। एक तरह से ये हमारे देश का विजन डॉक्यूमेंट है। हेलो बच्चों, मेगा माइंड एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डीएसपी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में रियल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डीपीएसपी हमारे देश के लिए एक मॉरल कंपास की तरह कैसे हैं। फिर हम इनके 3 अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स को समझेंगे। उसके बाद डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच जो एक टकराव रहा है उसे देखेंगे। फिर ये जानेंगे कि ये किताबी बातें हमारी आम जिंदगी पर कैसे असर डालती हैं। और आखिर में आज के ज़माने में डीपीएसपी कितने ज़रूरी हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं क्या, और ये हमारे संविधान के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, हमारे संविधान के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक कुछ निर्देश दिए गए हैं। ये निर्देश है सरकारों के लिए, चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की। मतलब जब भी सरकार कोई कानून बनाएगी, कोई पॉलिसी लाएगी, तो उसे इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना होगा। आसान भाषा में कहें तो ये देश को चलाने के लिए गाइड बुक है, एक मॉरल कंपास है, जिसका लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य यानी एक वेलफेयर स्टेट बनाना है। अब सवाल ये उठता है कि ये आइडिया आया कहाँ से? तो हमारे संविधान बनाने वालों ने ये प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली थी। जी हाँ, जैसे हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया, वैसे ही डीएसपी का ये खूबसूरत कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से अपनाया। संविधान सभा के एक बहुत ही अहम सदस्य थे संविधानिक सलाहकार बीएन राव। उन्होंने एक बहुत जरूरी सलाह दी। उन्होंने कहा कि नागरिकों के अधिकारों को 2 हिस्सों में बांटना चाहिए। एक, जस्टिशिएबल, मतलब जिनके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स। और दूसरे, नॉन जस्टिशिएबल, मतलब जिन्हें उस वक्त तुरंत लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि देश जब आज़ाद हुआ तो हमारे पास उतने संसाधन नहीं थे। तो डीएसपी को भविष्य के लक्ष्यों के तौर पर रखा गया। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स का मकसद है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लाना, मतलब एक व्यक्ति का कल्याण, और इनका नेचर नेगेटिव माना जाता है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये सरकार को कुछ करने से रोकते हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएसपी का मकसद है सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी लाना, मतलब पूरे समाज का भला। इसलिए इनका नेचर पॉजिटिव है, क्योंकि ये सरकार को कुछ करने का निर्देश देते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा अंतर, फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीएसपी के लिए नहीं। वैसे तो हमारे संविधान ने इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया है, लेकिन इन्हें आसानी से समझने के लिए हम डीपीएसपी में दिए गए आइडियाज़ को 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कौन कौन सी हैं। तो ये 3 तरह के हैं: समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। समाजवादी सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, समाज में बराबरी और आर्थिक न्याय पर जोर देते हैं। गांधीवादी सिद्धांत महात्मा गांधी के सपनों के भारत को दर्शाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत और छोटे उद्योग। और उदार बौद्धिक सिद्धांत एक मॉडर्न और लॉजिकल भारत की नींव रखते हैं। समाजवादी सिद्धांतों का मेन मकसद है अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना। जैसे आर्टिकल 39 कहता है कि देश का पैसा और संसाधन कुछ ही लोगों के हाथ में इकट्ठा होकर न रह जाएं। और आर्टिकल 42 ये पक्का करता है कि काम करने की जगहें अच्छी हों, और इसी सिद्धांत की वजह से मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जैसे कानून बने। ये सारे सिद्धांत सीधे सीधे एक वेलफेयर स्टेट बनाने से जुड़े हैं। अब आते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पर, जो सीधे सीधे गांधी जी के सपनों से जुड़े हैं। आर्टिकल 40 जो ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की बात करता है, वो उनके डिसेंट्रलाइजेशन के विचार का प्रतीक है। इसी तरह आर्टिकल 43 छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने, और आर्टिकल 47 नशीली चीजों पर रोक लगाने की बात करता है। ये सब गांधी जी के आत्मनिर्भर और नैतिक समाज के विचार को दिखाते हैं। और आखिर में है उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये बिल्कुल मॉडर्न सोच पर आधारित हैं, जैसे आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, आर्टिकल 48A पर्यावरण
यानी एनवायरनमेंट की रक्षा का निर्देश देता है। आर्टिकल 50 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखने की बात करता है ताकि इंसाफ बिना किसी दबाव के हो सके, और आर्टिकल 51 दुनिया में शांति बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। अब हम आते हैं भारतीय संविधान के इतिहास के सबसे दिलचस्प चैप्टर में से एक पर। एक तरफ एक इंसान का अधिकार और दूसरी तरफ पूरे समाज का कल्याण। ये कहानी है फंडामेंटल राइट्स और डीएसपी के बीच एक लंबी और ऐतिहासिक खींचतान की। ये टकराव कई ऐतिहासिक मामलों में खुलकर सामने आया। सबसे पहले 1951 के चंपकम दौरायराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से ऊपर है, कहानी खत्म। फिर 1967 के गोलकनाथ केस में कोर्ट ने और भी सख्त होकर कहा कि पार्लियामेंट डीपीएसपी लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को छू भी नहीं सकती। लेकिन फिर 1973 में आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जहां से बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया। कोर्ट ने कहा, ठीक है, आप संशोधन कर सकते हैं, पर संविधान की मूल आत्मा को नहीं बदल सकते। और आखिरकार 1980 के मिनर्वा मिल्स केस ने दोनों के बीच एक खूबसूरत संतुलन बना दिया। और ये संतुलन क्या था? मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही कमाल की बात कही। उन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक रथ के दो पहिए हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। सोचिए, एक पहिया व्यक्ति को अधिकार देता है तो दूसरा पहिया पूरे समाज के कल्याण की बात करता है। इन दोनों के बीच का बैलेंस ही हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। कोई एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है, दोनों मिलकर ही देश के रथ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सब तो हो गई कानून और थ्योरी की बातें, पर सवाल ये है कि क्या इन डीएसपीज का हमारी रोज की जिंदगी पर कोई असर पड़ता है? इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस सफर को एक बेहतरीन उदाहरण से समझते हैं। देखिए, डीएसपी का आर्टिकल 40 कहता है कि सरकार को ग्राम पंचायतें बनानी चाहिए। अब इस सिद्धांत को हकीकत में बदलने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया, और इसका नतीजा क्या हुआ? पूरे देश में पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ, जिससे लोकतंत्र की जड़ें हमारे गांव तक पहुंच गईं। और ये तो बस एक उदाहरण था। जमींदारी सिस्टम को खत्म करने वाले कानून, मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेस एक्ट, महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मनरेगा जैसी रोजगार गारंटी योजना और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब कहीं ना कहीं डीएसपी में दिए गए सिद्धांतों से ही निकले हैं। ये इस बात का सबूत है कि डीएसपी सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो शक्तिशाली विचार हैं जो असल में बदलाव लाते हैं। एक और जरूरी बात यह है कि डीएसपीज पे कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये समय के साथ बदले और बेहतर हुए हैं। जैसे 1976 के 42वें संशोधन ने गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी मदद और पर्यावरण बचाने जैसे नए सिद्धांत जोड़े, और 2002 का 86वां संशोधन तो एक मील का पत्थर था। इसने 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को डीएसपी से निकालकर आर्टिकल 21A के तहत एक फंडामेंटल राइट बना दिया। तो हमने डीएसपीपी का इतिहास और उनका असर तो देख लिया, पर आज के भारत में इनकी क्या जगह है? क्या ये आज भी उतने ही रेलेवेंट है? बिल्कुल है। चाहे वो पर्यावरण बचाने की बात हो या आर्थिक बराबरी की, ये सिद्धांत आज भी सरकार की नीतियों को रास्ता दिखाते हैं। आज के समय में डीपीएसपी के रेलेवेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड या यूसीसी। ये सिद्धांत कहता है कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि सभी धर्मों के नागरिकों के लिए शादी, तलाक और विरासत जैसे पर्सनल मामलों में एक जैसे कानून हों। और जैसा कि हम सब जानते हैं, ये आज भी भारत में एक बहुत बड़ी और संवेदनशील बहस का मुद्दा बना हुआ है। और यहीं पर आप सबके लिए एक सवाल है। आपको क्या लगता है, क्या भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू होना चाहिए? इसके क्या फायदे या क्या नुकसान हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम 3 सबसे जरूरी बातों में समेटें तो वो ये हैं। पहली बात, डीपीएसपी सरकार के लिए एक नैतिक निर्देश है, कोई कानूनी मजबूरी नहीं। दूसरी, इनका असली मकसद भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये फंडामेंटल राइट्स के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं, और दोनों के बीच संतुलन ही हमारे संविधान की असली ताकत है। तो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करना और मेगा माइंड एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलना।